इबादत करते हैं और तुझसे ही सहायता चाहते हैं, तुझसे ही मदद चाहते हैं। किस बात के लिए? कि हमें सत्य के मार्ग पर डटाए रख, हमें राह मुस्तकीम पर कायम और दायम रख, हमें उनके रस्तों के ऊपर चला जिनके ऊपर तूने अपनी नेमतें नाजिल की, यार हमें उनके रस्तों से बचा कि जिनके ऊपर तूने अपना अजाब नाजिल किया। ये जो प्रार्थना मैं आपके सामने कर रहा हूँ, बहरहाल इसको किसी भी तरीके से आप लोग महसूस कर सकते हैं। मेरे पास बहुत ही कम वक्त है क्योंकि असर की नमाज का वक्त मुझे 4:15 बजे बताया गया है कि आज़ान होगी, लिहाजा मेरी कोशिश रहेगी मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूं। आज आपसे दिल खोल के मैं कोई बात नहीं कर सकता, उस दिन भी नहीं कर सका था और आज भी नहीं कर सकूंगा। लिहाजा आप किसी प्रॉब्लम के तहत बैठे हैं तो उसका सॉल्यूशन देना मैं समझता हूं कि मेरी जिम्मेदारी है, और डॉक्टर की जिम्मेदारी यही हुआ करती है कि वो दवाई बता दे, दवाई खरीदना, दवाई खाना, साथ में परहेज करना, ये उस मरीज की जिम्मेदारी हुआ करती है जो डॉक्टर के पास दिखाने आया है। बात तो साफ है ना साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मतलब आप डॉक्टर से मुलाकात करके अपनी बीमारी का इलाज नहीं कर सकते जब तक डॉक्टर की कही हुई बात के ऊपर अमल नहीं करेंगे। तो मैं आपसे 2-4 मुद्दे सिर्फ आपके सामने बयान करना चाहता हूं। हम बहुत देर से बहुत सारी बातें कर रहे हैं और जब इस तरह के कोई भी प्रोग्राम जो एजेंडे के साथ हुआ करते हैं उसको ऑर्गेनाइज करने का तरीकाकार और सलीकेकार हमें थोड़ा बदलना पड़ेगा, उसमें जरा सी बदलाव लेके आए। क्योंकि आप जब किसी अहम कोई युद्ध स्तर पे कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग कुछ और तरीके से होती है। तो लिहाजा इंशाल्लाह धीरे धीरे आप लोगों की पहली शुरुआत है, आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं और ऊपर वाला आप लोगों को हिम्मत दे, हौसला दे, ताकत दे ताकि आप इसमें और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकें और अपने गांव का नाम रोशन कर सकें। फिलहाल ये जो हम बहुत देर से चिल्ला रहे हैं, इल्म, एजुकेशन, शिक्षा, ये है क्या चीज? पहले इसको समझ लीजिए साहब। और फिर इसके अंदर दो नौयतें हम पैदा कर देते हैं। एक नौयत ये होती है कि साहब ये दीनी है, ये दुनियावी है। तो इस बात को तो मैं उस दिन वाजे कर चुका हूं कि दुनिया के अंदर कोई भी शिक्षा, कोई भी जानकारी ना तो दुनियावी है ना दीनी है। इसको फांटने के लिए सिर्फ आपकी नीयत काम करती है। जैसे भाई शाहनजर ने अभी बहुत खूबसूरत बात कही, आपकी नीयत क्या है ये तय करेगा कि आप जो पढ़ रहे हो, जो लिख रहे हो, जो समझ रहे हो, जो बता रहे हो, जो सिखा रहे हो, वो एजुकेशन है या नहीं है, कौन सी एजुकेशन है, इसको तय करेगी आपकी नीयत। पहली बात तो यह है कि आप जो पढ़ा रहे हो, जो लिखा रहे हो, जो समझा रहे हो, जो पढ़ रहे हो, जो स्कूल में जा रहे हो, अगर आपके दिल के अंदर नीयत ये है कि ये सब करने के बाद इस सब के जरिए मैं उस ईश्वर तक पहुंच सकूं, उस ईश्वर की जानकारी हासिल कर सकूं, उस खुदा की मार्फत हासिल कर सकूं, अगर आपकी नीयत यह है तो आपका स्कूल में बस आपका बस्ता लेके घर से निकलना यह भी इबादत है, ये भी दीनी तालीमात का सिलसिला बनेगा। आप साइंस पढ़ के खुदा के रमूज को जान रहे हैं, आप साइंस पढ़ के समझ रहे हैं कि पेड़ों का सिस्टम क्या है, आप साइंस पढ़ के ये समझ रहे हैं कि दिल का सिस्टम क्या है, खून कैसे हमारी रगों के अंदर गर्दिश करता है, और इसको कराने वाला कौन है। अगर आप उस कौन तक पहुंच रहे हैं इस एजुकेशन के जरिए, तो ये दीनी तालीमात है साहब। अब चाहे आप साइंस पढ़ें, चाहे फिजिक्स पढ़ें, चाहे केमिस्ट्री पढ़ें, चाहे कुरान पढ़ें, चाहे गीता पढ़ें, चाहे रामायण पढ़ें, चाहे महाभारत पढ़ें, कुछ भी पढ़ो साहब, सब दीनी तालीमात होगी। और दीनी तालीमात, अच्छा ये क्यों है कि मुझे उस तक क्यों पहुंचना है? एक सवाल है ना कि मैं दुनिया में रह के उसकी मार्फत क्यों करूं? क्या उसको जरूरत है कि लोग उसे जाने? साहब आप और मैं जाने या ना जाने, ये सितारे उसको जानते हैं, ये चांद उसको जानते हैं, ये हवा उसको जानती है, ये सूरज उसको जानता है। तो उसको इस बात की जरूरत नहीं है कि आप उसे जानेंगे तो वो बड़ा ईश्वर बनेगा या बड़ा अल्लाह बन जाएगा। नहीं, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं। आप मानो तब भी वो बड़ा है, नहीं मानोगे वो तब भी बड़ा है। साहब बात तो क्लियर हो रही है मेरी? आप मानोगे तब भी बड़ा है, नहीं मानोगे तब भी बड़ा है। तो फिर फायदा क्या है साहब? जो इंसान उसे जान लेगा वो खुद को भी जान लेगा, वो अपने नफ्स की तरफ जाएगा साहब, वो अपनी भी पहचान की तरफ जाएगा। क्योंकि जब उसकी मार्फत की तरफ बढ़ता है तो उसकी मार्फत की तरफ बढ़ा ही नहीं जा सकता, उसको जाना ही नहीं जा सकता जब तक आप खुद को ना जान लो। इसीलिए गीता के अंदर एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है, जिसने अपनी आत्मा को जाना उसने अपने परमात्मा को जाना। और यही बात हदीस की रोशनी में अगर आप देखना चाहें, जिसने अपने नफ्स को जाना उसने अपने रब को जाना। तो इसका मतलब यह है, साइंस में आप क्या समझ रहे हैं खुद को, फिजिक्स में क्या समझ रहे हैं खुद को। अगर आप खुद को समझ के उस तक पहुंच रहे हो तो ये फिजिक्स पढ़ना भी इबादत, ये साइंस पढ़ना भी इबादत, आप उस तक पहुंच रहे हैं। तो पहली बात आप ये समझे कि जो एजुकेशन है इसका मकसद क्या है, क्यों हासिल कर रहे हैं आप। मरना तो जरूरत थोड़ी ना, ये बोतल लाके रखी गई तो इसके रखने का कोई तो मकसद होगा साहब। ये टेबल यहाँ पे लगाया गया, इसका कोई ना कोई तो मकसद होगा। ये चेयर बिछी, इसका कोई ना कोई तो मकसद होगा। चेयर इसलिए बिछी के लोग आके बैठे, माइक इसलिए रखा गया ताकि इस पे तकरीर की जाए। माइक लाके रख दिया जाता, सारा इंतजाम कर दिया जाता, कोई तकरीर ना करता तो ये बेकार था। ये कुर्सियां लाके बिछा दी गई, अगर इस पे आके कोई ना बैठता तो ये इनका बिछाना बेकार हो गया था। आप गौर कर रहे हैं? आप स्कूल में बच्चे को भेज रहे हो, माँ बाप उसके पीछे मेहनत कर रहे हैं, स्कूल पे स्कूल खुल रहे हैं, उसमें टीचर्स आ रहे हैं, आजान हो रही है, मैं बारह मुझे खामोश होना पड़ेगा।
बहरहाल बोतल लाके रखी और इसका पानी पीने के लायक नहीं है तो ये बोतल लाना बेकार था, क्योंकि बोतल अपना फायदा। अच्छा, बोतल में पानी क्यों है? ताकि ये किसी की प्यास बुझा सके। अगर ये पानी पी के किसी की प्यास नहीं बुझ रही है तो इस पानी का मकसद पूरा नहीं हो रहा है। मैं सही कह रहा हूं गलत? सही बात है ना। आप बच्चे को स्कूल में भेज रहे हो साहब, आप मदरसे में भेज रहे हो, आप ट्यूशंस भी लगवा रहे हो, आप कोचिंग्स भी करा रहे हो, सारे काम कराइए साहब। आप मकसद क्या है, क्यों करा रहे हैं, क्या हासिल करेंगे आप इससे? पहले इसकी तरफ गौर फिक्र कीजिए। अगर आप इसकी तरफ गौर फिक्र कर सके, अगर आपको मकसद समझ में आ सका, तो मकसद हमेशा इंसान की नुमाइंदगी करता है, उसके रास्ते आसान हो जाते हैं। तो पहले इस एजुकेशन का मकसद समझिए साहब। मैं आपको कम लफ्जों में अगर बताना चाहूं, इस एजुकेशन से अगर आपका बच्चा स्कूल में जाके कामयाब हुआ या नहीं हुआ, आपका बच्चा किताबें पढ़ के कामयाब हुआ या नहीं हुआ, आपका बच्चा कॉलेज में एडमिशन लेके कामयाब हुआ या नहीं हुआ, अगर आप इसका पता लगाना चाहते हैं तो आप ये देखें कि आपके बच्चे के अंदर ट्रिपल सी पैदा हुए या नहीं हुए। मैंने क्या बोला? ट्रिपल सी, 3 सी। क्या बोल रहा हूं? 3 सी। बच्चे बोलेंगे क्या बोल रहा हूं? 3 सी। ट्रिपल सी की बात कर रहा हूं। बेटे मेरी बात सुन लोगे तो शायद काम आ जाएगी आप लोगों के। ट्रिपल सी। ट्रिपल सी का मतलब क्या है? पहले सी का मतलब है कि इंसान स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, किताबें पढ़ रहा है, साइंस पढ़ रहा है, फिजिक्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, हदीस पढ़ रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है, सबसे पहले उसका कैरेक्टर बनना चाहिए, उसका किरदार बनना चाहिए। अगर आपका किरदार नहीं बन रहा है ये सब करने के बावजूद, तो समझ लीजिए ये जो शिक्षा का उद्देश्य था, ये टारगेट था, आप इस मकसद को पूरा नहीं कर रहे हैं। पहला क्या है? कैरेक्टर बनना, किरदार बनना, चरित्र बनना। अगर आपका चरित्र निर्माण नहीं हो रहा, आपकी किरदार साजी नहीं हो रही है, आपका कैरेक्टर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए आपकी एजुकेशन कुछ भी कहीं भी पढ़ने जा रहे हो, आप यहां नहीं हार्वर्ड में पढ़ने जा रहे हो, देवबंद में पढ़ने जा रहे हो, आप सऊदी अरेबिया में पढ़ने जा रहे हो, आप डीयू में पढ़ रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़े, बेकार है साहब। तो पहला मकसद यह है कि हमारे बच्चे जहां जा रहे हैं, सारे टीचर्स को, बहरहाल स्कूल का स्टाफ भी बैठा होगा, हमारे स्कूल से रिलेटेड बहुत सारे टीचर्स भी बैठे हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस बात पे फोकस करें कि जहां उसे 2/2 सिखाया जाता है, 2-2-4 सिखाया जाता है, उसे ये भी बताया जाए बेटे कैरेक्टर कैसे बनता है। क्योंकि अगर कैरेक्टर बर्बाद हो गया और बाई चांस ये डॉक्टर बन गया तो अब ये तबाही मचाएगा। अगर कैरेक्टर खराब हो गया, ये इंजीनियर बन गया, ये तबाही मचाएगा साहब। क्योंकि एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन जिसे आप शिक्षा कह रहे हो, ये एक ताकत है। अगर कैरेक्टर लेस आदमी के पास जाएगी तो वो याद रखिएगा वो दुनिया में तबाही मचाएगा। और अगर ये एजुकेशन एक ताकत है, अगर अच्छे इंसान के पास जाएगी जिसके पास कैरेक्टर पाया जाएगा, तो फिर जाहिर सी बात है वो दुनिया के अंदर एक अजीब शख्सियत बनकर नुमाया होंगे, उससे पूरी इंसानियत को फायदा पहुंचेगा। तो पहला काम क्या है? कैरेक्टर बने। दूसरे सी का मतलब क्या होता है? दूसरे सी का मतलब यह होता है कि इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो, यकीन पैदा हो, एतमाद पैदा हो। किसके ऊपर? दूसरों के ऊपर नहीं, पहले खुद पे पैदा हो। अगर आपके अंदर खुद एतमादी नहीं पैदा हो रही है तो समझ लीजिए आप साइंस कितना अच्छा जानते हो, मैथ्स कितना अच्छा जानते हो, हिस्ट्री कितनी अच्छी जानते हो, इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको। आपको सबसे पहले जरूरी है कि आपको यह पता हो कि आप है क्या, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो तभी पैदा होता है ना जब इंसान खुद को जानता है। भाई आप गाड़ी के बारे में जानते हैं तो गाड़ी चलाने में कॉन्फिडेंट होंगे, आप ट्रैक्टर के बारे में जानते हैं तो ट्रैक्टर चलाने में कॉन्फिडेंट होंगे। आप अगर खुद को चलाना जानते हो तो खुद को जानने के लिए, खुद को अगर चलाना जानते हैं तो आप अपने बारे में कॉन्फिडेंट होंगे। तो दूसरा क्या है कि इंसान के अंदर हौसला पैदा हो। अगर जो एजुकेशन हौसला नहीं पैदा कर पा रही, जो डिग्री हौसला पैदा नहीं कर पा रही और किरदार नहीं पैदा कर पा रही, वो रद्दी में जलाने के लायक है, चाहे आप कहीं से पड़े हुए हो साहब। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे समझने की कोशिश करेंगे साहब। अच्छा, फिर आप इसकी वजाहत, अगर इसकी वजाहत करूंगा तो मुझे कम से कम 1.5-2 घंटे चाहिए साहब इन दोनों करेक्टर, लेकिन मैं जल्दी जल्दी अपनी बात समझाने की कोशिश करूं। तीसरा है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब क्या है? रचनात्मकता। रचनात्मकता का मतलब क्या है? क्रिएटिविटी का मतलब क्या है? क्रिएटिविटी का मतलब यह है कि जो इल्म मेरे पास है, देखिए इस दुनिया के अंदर यहां जितने भी लोग बैठे हैं सबके पास कोई ना कोई परेशानी होगी है। किसी को घर के अंदर परेशानी होगी, बच्चों की तरफ से परेशानी होगी, बीवी की तरफ से परेशानी होगी, खेती की तरफ से परेशानी होगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी से परेशानी है, सबके पास परेशानी है। लेकिन अब क्रिएटिविटी, अगर कोई एजुकेशन जो इल्म आपने हासिल किया है तो आप वो एजुकेशन आपको यह भी सिखाए कि उस इल्म का इस्तेमाल करके जो आपने हासिल किया है उसको बरूए काल लेके आया जा सके, उसका इस्तेमाल किया जा सके और उसका इस्तेमाल करके आपकी जिंदगी में जो रोजाना की दिक्कतें आ रही हैं उसका कोई सॉल्यूशन मिल सके। आप कुरान पढ़ते हैं, पूरा कुरान पढ़ लीजिए, लेकिन अगर जिंदगी के मसले हल नहीं कर पा रहे तो कुरान पढ़ना कोई फायदेमंद नहीं रहा आपके लिए। आपने गीता पूरी की पूरी रट ली, लेकिन जिंदगी के अगर आपके छुपे हुए भेदों को नहीं खोला जा रहा है और आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है तो गीता पढ़ना कोई फायदेमंद बात नहीं है साहब। कुरान
गीता या जितनी भी धार्मिक किताबें या साइंस की बुक या मैथ्स की बुक, अरे एक बच्चा है 8वीं में पढ़ता है, 8वीं में पढ़ने के बाद जो 10वीं में पढ़ लिया, कम से कम उसे इतना तो पता होना चाहिए इस वरांडे के अंदर कितनी ईंटें बिछेंगी। अगर वो इतना भी नहीं निकाल पा रहा तो समझिए बेकार हो गया बच्चा ये। अगर वो ये कह रहा है कि साहब मिस्त्री को बुलवाइए, वो बताएगा अरे भाई तुझे ईंट का साइज बता दिया, तुझे वरांडे का साइज बता दिया, तो तुझे तो कम से कम निकाल के बता देना चाहिए एक्यूरेट कितनी ईंटें लगेंगी, ना एक फालतू ना एक कम। ये भी बेचारा पढ़ा लिखा है, MSc BSc करा हुआ, कहता है भाई मिस्त्री को बुला लो 200-400 फालतू या 200-400 कम। अरे भाई 200-400 फालतू और 200-400 कम से क्या मतलब, तूने पढ़ाई नहीं की। इसका मतलब यह है कि हम लोगों ने स्कूल के अंदर जो बच्चों को भेज रहे हैं इस मेंटालिटी को बदलिए। ग्रेड के पीछे मत भागिए, भाई मेरा बच्चा फर्स्ट आया, मेरा बच्चा सेकंड आया, मेरा बच्चा थर्ड आया, नहीं। आप अपने आप टेस्ट लेना सीखें। आइए मैं बताता हूं आपको, लास्ट में एक टेस्ट बताऊंगा। पहले तो एजुकेशन के 3 मकसद क्या हो गए कि जो आपने इल्म हासिल किया है आप उसका इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में आने वाली प्रॉब्लम का सामना कर सके, कोई हल निकाल सके। मैंने साइकोलॉजी पढ़ी, मैं घर में गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ना घर के गुस्से को कंट्रोल। नफ्सियात पढ़ ली साहब, है ना, मैंने दीन पढ़ लिया साहब। अखलाक मेरा ऐसा है कि लोग जूते मारे, क्या फायदा उस दीन के पढ़ने से? जो आपके अखलाक को ना बदल सके, जो आपके किरदार को ना बदल सके, वो इल्म नहीं होता साहब। इल्म वो है, फिर मैं गालिब का शेर यहां पे कहना चाहूंगा कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायम, जो आंख ही से न टपके वो फिर लहू क्या है। लहू वो है, इल्म वो है जो आपके आंगन से झलकेगा। एजुकेशन वो चीज है जो आपके बैठने से उठने से, अगर आपको कहीं जाके ये बताना पड़ रहा है साहब मैं एमएड हूं, मैं बीएड हूं, मैंने एमएससी किया हुआ है, तो आप पढ़े लिखे नहीं हो, क्योंकि आपके उठने बैठने से सामने वाले को खुद पता लग जाना चाहिए था साहब पढ़ा लिखा आदमी है। ये बदलाव आपके अंदर आना चाहिए, ये बदलाव। तीसरी बात जो मैं लास्ट में कहना चाह रहा हूं आप लोगों से, इसे जरा अपने जहन के अंदर महफूज रखेंगे। लास्ट बात यह है कि जो CCC आप अपने अंदर पैदा कर रहे हैं, अगर ये बच्चों में पैदा हो रहा है तो अब टेस्ट करना है। टेस्ट आपको देखना है कि आपका बच्चा पढ़ा लिखा है, तो जिस क्लास में भी पढ़ता हो, अगर 8वीं में पढ़ रहा है, उस बच्चे के सामने 5वीं की किताब रखें, उससे कहे बेटे पढ़ के दिखा, और पढ़ के नहीं, उससे कहिए बेटे 5वीं वाले को पढ़ा के दिखा। अगर ये 8वीं वाला 5वीं वाले को पढ़ा रहा है तो आपका बच्चा कारगर है साहब, ये कुछ कर जाएगा। अगर 8वीं वाला 5वीं वाले को पढ़ा पा रहा है, और अगर ये कह दे भाई मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो समझ लिया आपका पैसा भी बेकार जा रहा है, आपका वक्त भी बेकार जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आपको अभी और गौर करने की जरूरत है, ताकि बच्चा, और मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चा कौन होगा, अगर 8वीं में पढ़ रहा है और 6ठी वाली की किताबें पढ़ा दे, 6ठी वाले को पढ़ा दे, तब बनेगा साहब कारोबार। स्कूल के ऊपर मत जाइएगा, मैं अपने बच्चों को भी कहता हूं, आपको भी कहता हूं। स्कूल का मुझे पता है 20 साल हो गए साहब स्कूल के अंदर ट्रेनिंग्स देते हुए। आपके जितने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं सबके अंदर ट्रेनिंग्स दे रहा हूं, सारे टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहा हूं। साइकोलॉजी के ऊपर काम कर रहा हूं, HE में कर चुका हूं, ह्यूमन इंजीनियरिंग, इंसान की नफ्सियात होती क्या है, कैसे बच्चा पढ़ता है, कैसे बच्चा सीखता है। इसी को लेकर हम लोगों ने गांव-गांव के अंदर कैंप्स चलाए हुए हैं साहब, जिसके अंदर हम गर्ल्स की एजुकेशन के ऊपर खास ध्यान दे रहे हैं। अभी बहरहाल सारी बातें मैं तो जो कहना चाहता था वो कह के चले गए, मेरा काम आसान हो गया। अभी भाई ने बहुत अच्छी बात रखी, सर ने बहुत अच्छी बात रखी, ये मेरी बात आसान कर गए। हम लोग गांव में कैंप्स लगा रहे हैं। हमारे पास जो कोर्सेज हैं वो है रेमेडियल कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, साथ साथ कंप्यूटर कोर्सेज भी हैं, लेकिन गांव के अंदर भी 2 कोर्सेज चला रहे हैं, एक रेमेडियल, एक इंग्लिश स्पीकिंग। जब तक आपका बच्चा किताब सामने रखने के बाद उस किताब के अंदर हर वर्ड की मीनिंग ना बता सके, समझिए इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है। इंग्लिश की इबारत तो पढ़ रहा है, लेकिन अगर उसका मतलब नहीं बता पा रहा तो ये बच्चा बेकार होगा, इसके ऊपर और बर्डन होगा। इसे किसी भी अच्छे कोर्स में एडमिशन दिलाइएगा, ये छोड़ के वापस आएगा। BSc करेगा सारी इंग्लिश में, BTech करेगा सारी इंग्लिश में, BCA करेगा सारा इंग्लिश में। जब इसको 6ठी क्लास का समझ में नहीं आ रहा है तो ये BA BTech वाला समझ पाएगा? आप मुझे बताइए। मैं अगर चाइनीज में आपको अभी ये सारी बातें बताता, आपकी समझ में आती नहीं? क्योंकि पहली बात है कि इल्म के ट्रांसफर के लिए सबसे पहली बात है जबान, किस जबान में दी जा रही है। अगर वो जबान आपकी समझ में आती है तो आप उससे फायदा कर पाएंगे, वरना आप फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो इसके लिए गांव के अंदर हम लोगों ने प्रोग्राम्स किए हुए, 60-70 बच्चे हमें किसी भी गांव के अंदर मिलते हैं, हम क्लासेस वहीं ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो मैं जानसर के अंदर पिछले 20 सालों से चला रहा हूं। अगर आपके गांव के अंदर 60 या 70 बच्चे इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि साहब हमें जो हमारी फीस है वो हमें यहां मिलती रहे, तो आने जाने के खर्चे से भी बताया कि आने जाने का खर्चा अगर आप लगाओगे या टाइम का खर्चा लगाओगे तो 3 गुना पैसा भी खर्च होता है और 3 गुना वक्त भी खर्च होता है। आपके गांव के अंदर ये अवेल हो सकता है। मुझे एक जगह चाहिए, उसमें बच्चों का बैठने का अरेंजमेंट चाहिए, आपकी कमेटी की तरफ से कुछ बंदे चाहिए जो उसकी देखरेख कर सके, और वो क्लासेस ऑर्गेनाइज मैं कर सकता हूं। शर्त यह है कि जो फीस हमारी वहां दी जा रही है, जो हम वहां पे ले रहे हैं, वो फीस हम यहाँ पे चार्ज करेंगे। आना जाना बच्चों का बच जाएगा,
टेंशन खत्म हो जाएगी। और रही बात गारंटी, अगर आप ये कहते हैं कि साहब रिजल्ट क्या आएगा, तो 1 हफ्ते के बाद जो रिजल्ट आएगा उसे ही देख लीजिएगा, और रिजल्ट आने के बाद जितनी मैं आपसे बातें करूंगा। और रही बात जो बच्चे हाई स्कूल इंटर है, उसमें तीसरे दिन स्टेज से खड़े होकर अगर इंग्लिश ना बुलवा दूं तो मेरा नाम रोशन अब्बास नहीं है, और 10 गुना फीस वापस करने को तैयार हूं। इस बात की भी गारंटी लेता हूं, 20 साल के मैं आपसे गारंटी लेता हूं। जो स्पोकन कोर्स है, जो रेमेडियल है, उसके अंदर अगर अभी मेरे पास स्क्रीन नहीं है, वरना मैं आपको वीडियो में दिखाता कि दूसरी क्लास का बच्चा किस तरीके से एक एक वर्ड पढ़ रहा है और एक एक वर्ड की ट्रांसलेशन करता हुआ, स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन करता हुआ चल रहा है। क्योंकि आने वाले वक्त की अशद जरूरत 2 है, एक तो आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, दूसरी इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए। अब इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला साहब। ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, अगर आप डिजिटल नहीं हुए तब भी पीछे रह जाओगे, आपका गांव तब भी पीछे रह जाएगा, और आपके पास इंग्लिश की अच्छी जानकारी नहीं हुई आप तब भी टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाएंगे। तो मेरी गुजारिश आप लोगों से यही है कि अब बातें कम करें और काम की तरफ ध्यान ज्यादा दें। हमारे यहाँ इस तरह के प्रोग्राम्स बहुत होते हैं साहब बड़ी जोशीली बातें होंगी, मैं भी कर गया बहुत सारी बातें, लेकिन इसका फर्क तभी निकलेगा कि डॉक्टर कोई बात बता के गया है, जब तक आप मेडिकल स्टोर पे दवाई लेके खा के अब उसका परहेज करना, दवाई खाना शुरू नहीं करेंगे, तब तक ना तो मेरी बात का फायदा होगा ना डॉक्टर की बात का फायदा होगा। तो लास्ट मूवमेंट पे बस मैं आपको यही कहना चाहता हूं, दूसरी बात, जो अच्छा इंसान बनना है, बस अच्छा इंसान अगर आप बनना चाहते हैं, मुझे नहीं पता कि आप नमाज पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, आप रोजा रखते हैं नहीं रखते, आप हज करते हैं नहीं करते, आप मंदिर जाते हैं नहीं जाते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन एक क्वालिटी अगर आपके अंदर पाई जाती है तो आप इंसान हैं, और वो है मोहब्बत। अगर आपस की मोहब्बत आपके अंदर पाई जा रही है तो आप इंसान हैं, अगर मोहब्बत नहीं पाई जाती तो आप इंसान नहीं। तो मोहब्बत को जगाइए, आपस में एक दूसरे के साथ आइए। सबसे पहले बाहर मोहब्बत का ऐलान करने से पहले खानदान की नफरतें मिटाइए, भाई से भाई का झगड़ा खत्म कीजिए, ठीक है ना, दौरानी जिठानी के झगड़े खत्म कीजिए घर के अंदर। वरना इस माहौल के अंदर, जैसे हमारे घरों के माहौल है ना साहब, दौरानी जिठानी का झगड़ा चल रहा है, नंद भावच का झगड़ा चल रहा है, सात बहू का झगड़ा चल रहा, और आप सोचे हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए, तो बस खा भी देखते रह जाइएगा। जब आप इसको खाद पानी ढंग का नहीं देंगे इस बीज को, तो ये परवान नहीं चलेगा। उसको ऐसा माहौल भी चाहिए साहब। तो पहले अपने आपस में घर की नफरतें मिटाइए, फिर मोहल्ले की नफरतें मिटाइए, फिर गांव की नफरतें मिटाइए, फिर देखेंगे ये गांव किस तरीके से तरक्की करता है साहब। और लास्ट मूवमेंट पे जब शेरो शायरी हो रही है तो 4 पंक्तियां कहकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि ये नफरत बुरी है, न पालो इसे, ये नफरत बुरी है, न पालो इसे, दिलों में खलिश है, निकालो इसे। ये नफरत बुरी है, न पालो इसे, दिलों में खलिश है, निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है, बचा लो इसे, ये सबका वतन है, बचा लो इसे। थैंक यू।